नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज सामान्य ज्ञान की ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। इसके अंतर्गत ही आपको आज पहला वीडियो मिल रहा है। इन प्रश्नों की उपयोगिता आगामी लेखपाल की परीक्षा में, साथ ही साथ वीडियो री एग्जाम, पेट की परीक्षा में होगी। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में सामान्य ज्ञान उसके सिलेबस में होगा, वहां पर इन प्रश्नों की उपयोगिता समान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन या कपड़ा साफ करने वाली मशीन, या जब आप कभी किसी कार में यात्रा करते हैं और चालक अचानक यदि किसी एक बाईं ओर गाड़ी को मोड़ दे तो आप दाईं ओर झुक जाते हैं, और साथ ही साथ जब आप पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ हिस्सा देखते हैं तो ये सारी गतिविधियां अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी कि जब आप सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में विज्ञान को देखते हैं तो वहां पर आपको बहुत व्यवहारिक चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सामान्य ज्ञान। यानी ये सभी उदाहरण अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं, और अपकेंद्री बल वो आभासी बल होता है जो किसी भी गतिशील वस्तु में केंद्र से बाहर जाने की प्रवृत्ति को इनबिल्ट करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु पत्तियों में रंध्र, यानी इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, होता है। यानी कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया को सुनिश्चित कराते हैं। अगला देखिए, अगला है माइक्रोग्राफिया पुस्तक। ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट हुक की। और रॉबर्ट हुक वही है जिन्होंने 1965 में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है, उसको आप प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, यानी जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु जिसको आप वायरस, नीले हरे सवाल इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी हिंदी में इसको ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन संबंधी कार्य, एटीपी का निर्माण, भोजन का ऑक्सीकरण, ये सभी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना कैसे हुई? तो आपका जवाब होगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर थे। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न मूल कर्तव्य से है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से है। जो आपका मूल कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके संविधान में जोड़ा गया, और इसको जोड़ने के लिए भाग 4 क भी जोड़ा गया, और जो अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है मौलिक कर्तव्य के लिए वो है 51 क। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए उसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पहले मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसका मतलब है कि एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, और आपको ये अच्छे से पता है कि जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो संविधान संशोधन होता है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उनके माता पिता या अभिभावक या जो संरक्षक हैं उनको देना उनका कर्तव्य है। इसका वर्णन 11वें मौलिक कर्तव्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 48 के क में। यहां पर अनुच्छेद 48 के साथ क लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसको बाद में जोड़ा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 48 क जोड़ा गया। अगला है समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता। ये भी अनुच्छेद 39 क में है, ये भी बाद में जोड़ा गया है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। यहां पर लिखा है समान न्याय और निःशुल्क सहायता, यानी अनुच्छेद 39 क इस बात का प्रावधान करता है कि सभी को न्याय समान मिल जाए। इसके लिए ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को आर्थिक कमजोर होने के कारण उसे वकील करने में कोई परेशानी हो, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उसको विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोई वकील मुहैया कराए। इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 39 क में दी गई है। अगला प्रश्न है, नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है, तो यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान है? तो याद रखिएगा, राज्य में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत प्रावधान है।
और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य के महाधिवक्ता अपने पद को धारण करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के विधान मंडलों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 168 में राज्य के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 169 के द्वारा। और यह पावर किसको है? संसद को है, यदि राज्य अपने यहां से 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे। अगला है विधानसभाओं की संरचना। याद रखिएगा अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। याद रखिएगा यहां पे आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश करना हो या उनकी स्थापना हो तो ये अनुच्छेद 2 में है। और यदि पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों या सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 में इस बात का प्रावधान है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। यहां पर पूछ रहा है कि उपसौर क्या है? उपसौर का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो निकटतम होती है, कम होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उपसौर। और ये स्थिति 3 जनवरी को बनती है। और अगर आप अपसौर की बात करेंगे तो अपसौर का मतलब ये होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम होती है और ये स्थिति 4 जुलाई को बनती है। याद रखिएगा इस बात को। आगे दिया है बसंत विषुव क्या किसे कहा जाता है? तो ये जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसको आप कहते हैं बसंत विषुव। अब ये जो बसंत विषुव है ये 21 मार्च को ये स्थिति बनती है और इस दिन संपूर्ण विश्व में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके पश्चात जो 21 मार्च की तिथि के पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तरायण का मतलब ये होता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगता है आगे अक्षांशों में। उसके बाद जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो वो तिथि होती है 21 जून और उसको नाम दिया गया ग्रीष्म संक्रांति। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का समय रहता है जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण यहां पर गर्मी का मौसम रहता है, यानी गर्म ऋतु रहती है। और इसके बाद अब सूर्य पुनः दक्षिण की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगता है। और उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि जब फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, वो तिथि होती है 23 सितंबर और उसको कहा जाता है शरद विषुव। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहां मैंने एक क्रम से स्टैब्लिश किया है ताकि आपको समझने के स्तर पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला है शीत संक्रांति। यानी कि जब आपने देखा कि 23 सितंबर से जब अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ेगा तो 22 दिसंबर के दिन वो मकर रेखा पर लंबवत होगा और उसी को कहा जाता है शीत संक्रांति। ठीक, अगला देखिए, आगे महाद्वीप है और उस महाद्वीप में कौन सबसे लंबी नदी है इसकी बात की गई। जैसे उत्तरी अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका में मिसौरी नदी है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है, यूरोप में बोल्गा नदी है, एशिया में यांगसी नदी है, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे नदी है और अंटार्कटिका में ओनिक्स नदी है। ये उस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदियों का नाम है। आगे देखिए कुछ गर्त के नाम हैं और उनकी स्थिति के बारे में यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में, मिंडनाओ गर्त ये भी प्रशांत महासागर में, टोंगा गर्त ये भी प्रशांत महासागर में। अगर पूछा जाए कि पोर्टो रिको गर्त तो आपका जवाब होगा अटलांटिक महासागर में पोर्टो रिको गर्त। अगला है सुंडा गर्त, ये पूर्वी हिंद महासागर में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि रोमशे गर्त तो ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कुछ राज्य हैं और वहां पर जो जनजातियां पाई जाती हैं इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और आप जब प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हर विषय से प्रश्न को टच किया गया है। यह संभव हो सकता है कि कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न हो जाएं और इंडियन ज्योग्राफी से कम, तो ये बैलेंस हो सकता है, लेकिन हर विषय को टच किया जा रहा है। इसमें पहला नाम है राज्य में और ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। यहां पे जो जनजातियां पाई जाती है वो सेंटलीज, ओंगे, जाखा, सोमपेन। अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो यहां पे लेप्चा और भूटिया पाई जाती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर, ये जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला है लद्दाख। लद्दाख में बाल्टी, बेडा, बॉट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, डार्ड, सीन, ड्रोकपा, गर्रा, सोम,
पूरी गपा, ये जनजातियां लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पाई जाती हैं। अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी जनजातियां पाई जाती हैं। ये उन महत्वपूर्ण राज्य या यूटी के बारे में है जहां पे प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे ये श्रृंखला बढ़ेगी, अन्य राज्यों की भी प्रमुख जनजातियों को आपके सामने दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि उनकी क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के थ्रू, जैसे आप कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन या वानिकी, आप देख रहे हैं ये सभी प्रकृति से संबंधित क्षेत्र हैं और इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जब आप बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को जब आप कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे उदाहरण स्वरूप कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं, यानी सर्विस सेक्टर आते हैं, यानी इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसके उदाहरण की बात करेंगे तो परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, वित्त और सरकारी प्रशासन, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां पर आपके यहाँ पेपर में अधिकतर उदाहरण से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है आरण्यक। ये हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होता है। इसमें दार्शनिक, रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। चूंकि इसको जंगल में पढ़ा जाता है, तो इसलिए जंगल में पढ़े जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ा। और अगर कुल आरण्यक की संख्या की बात की जाए तो 7 है। अगला है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। और अगर आप वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के तौर पर इसे वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होगा 108। और याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जिसको आप सत्यमेव जयते के नाम से जानते हैं, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अगला है कुछ अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासकों के नाम हैं। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको आप गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, यह रुद्रदामन का है। अगर आप बात करेंगे नासिक अभिलेख की, तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। अगर बात करेंगे भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख की, तो ये जो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। और मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगर आप बात करेंगे कि ग्वालियर अभिलेख की, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लवण हैं, उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं और उनके उपयोग पर बात की गई है। पहला है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको आप NaCl के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके उपयोग की बात करेंगे तो खाने में इसका उपयोग होता है, अचार के परिरक्षण में तथा मांस के संरक्षण में भी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का प्रयोग किया जाता है। अगला है धावन सोडा। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी Na2CO3। और एक बात और याद रखिएगा, इसे कपड़ा धोने का सोडा, कास्टिक सोडा या अपमार्जक चूर्ण के नाम से धावन सोडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है खाने का सोडा। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट के तौर पे जानते हैं, ये NaHCO3, इसको कहते हैं खाने का सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर, अग्निशमन में, पेट की अम्लीयता को कम करने में सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी साइंस से है और ये प्रश्न फिजिक्स से है। पूछ रहा है कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं? जब परिणाम और दिशा दोनों होते हैं तो आप सदिश राशियों की बात करेंगे। इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए तो आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल, ये सभी सदिश राशियों का उदाहरण है। अगला है बिट, BIT, यानी कंप्यूटर की स्मृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है बिट। और एक बात और याद रखिएगा कि जो इसकी स्टोरेज होता है वो बाइनरी के 0 और 1 के फॉर्मेट में किया जाता है। अगर आप बात करेंगे बाइट की, तो बाइट कंप्यूटर की स्मृति की एक मानक इकाई के तौर पे जाना जाता है। और यहाँ पर 1 बाइट बराबर
8 बीट के बराबर होता है। अगला देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में हाल ही में पूछा भी गया है ये। रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप जो भी कोई काम करंट सिचुएशन में कर रहे हैं, करंट टाइम में, तो वो काम पर्टिकुलर आपके रैम में ही रन करता है। यानी सपोज दैट, मान लीजिए आपको कोई मूवी देखनी है, तो आपके कहीं परमानेंट स्टोरेज में मूवी रखी है, तो वहाँ से जब आप उसको प्ले करते हैं तो सबसे पहले वो रैम पर आता है और उसके बाद वो रन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपने अचानक, यदि आपके इस्तेमाल करते हुए लाइट चली जाए या आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, तो जब उसको आप ऑन करते हैं तो वो पर्टिकुलर मूवी या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं शो करता है, क्योंकि वो अस्थायी तौर का मेमोरी है। इसीलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगर आप बात करेंगे रोम की, तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। अगला है उच्च स्तरीय भाषा, इसको आप इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा और फोर्ट्रॉन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। अगर आप फोर्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये एक फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना में फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है और ये भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर आप www की बात, फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड और वेब है और इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। अगला है प्रकाशीय तंतु, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। ये ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना एक अत्यंत पतला तंतु होता है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 ईस्वी में बनाया गया था। इस प्रकार आज आप लोगों ने सामान्य ज्ञान के सीरीज का ये पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप लोग नियमित तौर पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जिन लोगों का अभी पिछला वीडियो कोई छूट गया है उसको जल्द से जल्द कवर कर लें, ताकि समय से आपके सभी वीडियो कवर हो जाएं और आपका रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहे। आप सभी अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।